नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके प्यार से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। तो आप पीछे में अगर फॉलो कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि आपकी ज्योग्राफी की कितनी बढ़िया क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिसमें आपको ट्रिक्स के साथ पीवाईक्यू प्लस उसमें एडिट कंटेंट जोड़ के आपको डिस्कस कराया जा रहा है। और आपके लिए हिंदी की भी क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। हिंदी को जैसे आप देखते हैं 60 नंबर की हिंदी आती है, जिसमें 6 टॉपिक होती हैं। यदि आप 6 टॉपिकों को अच्छे से कर लेंगे तो आपके 50-55 के आसपास का नंबर आप ले सकते हैं। और पिछली वीडियो में हमने आपके साथ एनसीईआरटी को डिस्कस करना स्टार्ट किया है, जिसमें आपकी क्लास 6 की हिस्ट्री की आधी एनसीईआरटी को हमने कंप्लीट कर दिया है। अब उसके आगे के पार्ट को हम कंप्लीट करते हैं और आइए देखते हैं अध्याय 5 को देखते हैं। उससे पहले आपके लिए एक जो पीछे आपके साथ डिस्कस किया गया था उसकी एक आपको रिकैप या समरी दे देते हैं। तो आपने देखा था कि मानव इतिहास कैसे प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले 12 लाख से 12,000 वर्ष 20 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष पूर्व तक का इतिहास हमने देखा था, जिसे हमने पुरापाषाण काल कहा था। और इसके 3 चरणों को बताया था, उत्तर, मध्य और आरंभिक काल को 3 चरणों में बांटा था उसे। फिर उसके बाद हमने देखा था कि इसमें भीमबेटका की गुफाएं देखी थी, फिर इसमें हमने कुरनूल की गुफाएं देखी थी, फिर हमने इसमें हुंसगी का क्षेत्र देखा था। ये आपके पुरापाषाण कालिक स्थल थे, जिसमें मानव क्या था, शिकारी और खाद्य संग्राहक था। इसमें मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। फिर इसके बाद हमने मध्यपाषाण काल देखा था। मध्यपाषाण काल जो आपकी 12,000 से 10,000 वर्ष तक चला। इसमें क्या हुआ, घास के मैदान बनने लगे। घास के मैदान क्यों बनने लगे, धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी, घास के मैदान बनने लगे, जानवर घास के मैदानों में आने लगे। तो जो प्रारंभिक मानव था शिकार की खोज में, वो इन जानवरों के पीछे आने लगा। और जानवरों के पीछे आने लगा क्यों, क्योंकि इनके शिकार करना था। उसके बाद का काल देखा हमने 10,000 वर्ष पूर्व के काल का देखा, जिसे हम क्या कहते हैं, मध्यपाषाण काल हो गया आपका। उसके बाद कौन सा काल आएगा आपका, नवपाषाण काल। तो हमने नवपाषाण काल देखा। नवपाषाण काल में हमने कौन कौन से स्थल देखे, हमने देखा बुर्ज होम। उसके बाद देखा हमने कोल्डेहवा, यूपी के जो क्षेत्र देखे, कोल्डेहवा, महागढ़ा। और उसके बाद हमने मेहरगढ़ में खेती देखी थी आपके साथ। लहुरा देव में चावल की खेती देखी थी, जिसपे आपको विवाद भी बताया था। ये सब देखने के बाद फिर हमने देखा कि कैसे प्रारंभिक मानव अपना शिकारी से लेके खाद्य संग्राहक से लेके फिर वह कृषि करना सीख गया। फिर हमने देखा था कैसे प्रारंभिक मानव कृषि करना सीख गया। उसके बाद का आपको दिखाया था कि हड़प्पा की सभ्यता कैसे विकसित हुई, ठीक है, हड़प्पा की सभ्यता का अंत कैसे हुआ। ये करते करते हम ऋग्वेदिक काल तक पहुंच गए थे। आपके ऋग्वेदिक काल में हमने देखा था कि मानव क्या कर रहा था, कैसे कैसे वेदों की रचना हुई। ऋग्वेदिक में बताया था आपको, इसके पाठ्यकर्ता होत्र थे। अब ऋग्वेदिक काल के बाद का आपका काल है उत्तर वैदिक काल, जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए 5वें चैप्टर से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो इसमें हम आपको पूरा नहीं दिखाएंगे कि आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ के दिखाएंगे। इसमें आपको हाईलाइटेड पार्ट दिखाया जाएगा, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट जो पीछे कभी एग्जाम में पूछा गया है या जो आगे इंपॉर्टेंट है। आपको बताया था मैप और बॉक्सेस पर आपको कितना ध्यान देना है। तो आइए देखते हैं। करीब 3,000 साल पहले का मतलब क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा बन चुके थे। कुछ लोग जो थे वो बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। अब कौन से यज्ञ किए उन्होंने, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में देखा कि उन्होंने अपने घोड़े को, जैसे ये अपना कोई क्षेत्र रहा, मान लो कन्नौज है या कोई भी क्षेत्र है, तो वहां से उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और अपने घोड़े को सभी दिशाओं में छोड़ा, मतलब कि हर जगह छोड़ा। और जिस भी राजा ने उनके घोड़े को रोक लिया तो उन्हें प्रतिद्वंदी मान लिया जाता और उन्हें फिर उनसे युद्ध करना जाता था। और यदि किसी ने नहीं रोका उनके घोड़े को तो फिर वो उनके मित्र बन जाते थे और फिर वो उनको अश्वमेध यज्ञ में बुलाते थे। तो यही यहाँ दिया गया था। अश्वमेध यज्ञ ऐसे ही आयोजन था। घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े में किसी दूसरे राजा ने यदि रोक लिया तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी, और यदि नहीं रोका तो वो उनको यज्ञ में बुला लेते थे। अब यज्ञ में राजा बैठता था, विशिष्ट पुरोहितों द्वारा इसे संपन्न कराया जाता था। राजा का मुख्य स्थान होता था, जो उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के विशेष आसन पर बैठाया जाता था। राजा का सारथी होता था, वही उसका सहचर होता था। ये लाइन आप देखते रहिए, आगे आपसे पूछी भी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, पुरोहित पवित्र जल का राजा के ऊपर छिड़काव करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, विष और वैश्य लोग उपहार लाते थे, जिसे पुरोहित शूद्र मानते थे। जो शूद्र व्यक्ति थे ना, उन्हें कोई भी अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। शूद्र व्यक्तियों को किसी भी अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। अब उसके बाद देखते हैं वर्ण, यहाँ वर्ण दिखा दिए थे, ये 4 वर्गों में विभाजित थे।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आपने देखा था ऋग्वेदिक काल जो था, ऋग्वेदिक काल में वर्ण जो थे वो कर्म के आधार पर आधारित थे, लेकिन उत्तर वैदिक आते आते यह जन्म के आधार पर डिपेंड हो गए। पहले कर्म के आधार पर थे, फिर यह जन्म के आधार पर विकसित हो गए। आइए देखते हैं, इनमें यह बताया गया ब्राह्मण का क्या काम, क्षत्रिय का क्या काम, वैश्य शूद्र, आपको ऑलमोस्ट जानकारी भी है। शूद्रों का काम अन्य 3 वर्गों की सेवा करना होती थी। ये आपको देखिए दिखाया गया चित्र, धूसर पात्र। ये इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। आपको ऐसे ही जो डायग्राम, मैप या फोटो वगैरह दिए गए हैं बॉक्सेस में बना के मैप्स, इनसे ही एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछता है। मतलब इन एनसीईआरटी से ही यूपीएससी या अदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपने देखा जनपद, सबसे पहले हमने पिछले क्लास में देखा था जन क्या होते हैं, फिर ठीक है, फिर उसके बाद देखा है जनपद, जनता के जो समूह है, फिर उसके बाद ये हुआ महाजनपद। जन, जनपद और महाजनपद। अब जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह, ठीक है। अब देखिए पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा के प्रमुख हैं, ठीक है। अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। 3 जगह, पुराना किला, हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, लोग झोपड़ियों में रहते थे, महलों में नहीं रहते थे। और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को, जैसे महलों में कहाँ, हड़प्पा के कई ऐसे हमने घर देखे जो बहुत उन्नत थे, तकनीक उन्नत थी। तो आप ये कंपैरिजन करके भी देख सकते हैं कि हड़प्पा की तकनीक कितनी उन्नत थी और इन लोगों की तकनीक कमी थी। और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं और धान जैसी, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसल उगाते थे। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन भी दिया गया है, क्या सूची में आपको ऐसी कोई फसल का नाम मिलता है जिसका नाम 3 में नहीं, मतलब कि हड़प्पा के समय उल्लेख ना हो? तो आप बता सकते हैं गन्ना। गन्ना का देखिए हड़प्पा में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। ये एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, कौन सी फसल थी जो जनपद या महाजनपद काल में ऐसी थी जो और पीछे कहीं नहीं देखी गई? तो इसे आप बता सकते हैं कि ये गन्ना थी। आइए आगे देखते हैं। ये चित्र दूसर मृदभांड या पात्र के बारे में बताया गया। अब महाजनपदों के बारे में देखते हैं आपसे। अब जनपद से हम लोग महाजनपद की ओर चलते हैं। करीब 2500 साल पहले, 2500 साल का मतलब 500 BC, आपको पिछली क्लास में बताया। अगर नहीं समझ में आया तो आप पिछली वीडियोस देखिए, कैसे ट्रिक्स बताई हैं आपको वो देखिए। पिछली वीडियोस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका आगे का पार्ट बहुत ही बेहतरीन होता चला जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब आप यहाँ देखते हैं कि ये आपको पूरे 16 महाजनपद दिए गए हैं और 16 महाजनपदों को आपको कहाँ बताया गया? अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का था। ये आपसे आरओ में क्वेश्चन पूछा गया इसके बारे में कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ किया गया है। आइए देखते हैं, आपको दिखाते हैं। पिछले सर ने भी आपको दिखाया है कि जी 8 जो 16 महाजनपद थे उनमें से 8 महाजनपद यूपी के थे, जो आपके यूपी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और सर ने आपको इसके लिए ट्रिक्स भी बताई है। आपको ट्रिक भी याद होगी कि 3 का और फिर 5 बचे हुए हैं, वत्स, सूर, चेदी और मल्ल। अब जैसे का से कुरु, काशी, कौशल, पांचाल, वत्स और सूरसेन, चेदी और मल्ल। अब अगर आपको इनकी राजधानियां भी देखनी है तो राजधानियां भी देख लीजिए। जैसे इनकी ट्रिक्स भी बता देते हैं आपको। चलिए, ये कुरु है, कुरु को आपकी वैसे तो इंद्रप्रस्थ है, कुरु की तो आपको याद ही रहेगी, इंद्रप्रस्थ दिल्ली के पास का क्षेत्र। काशी, काशी भी आपको याद रहेगी, काशी की आपकी वाराणसी है। वाराणसी का भी एक आपको बता देते हैं, वाराणसी किससे मिलकर बनी है? वरुणा प्लस 80 घाट, इससे मिलकर बनी है वाराणसी, ठीक है। अब आपका हो गया कुरु, काशी। अब बचा है आपका कौशल। तो आइए देखते हैं, यहाँ आपको एक बॉक्स में समझा देते हैं। कौशल, कौशल का आपको कैसे ट्रिक बनानी है? कौशल कुशल व्यक्ति, कुशल व्यक्ति कहाँ रहेगा? बस्तियों में। तो ये हो गया आपका श्रावस्ती, इसकी राजधानी हो गई श्रावस्ती। पांचाल, पांचाल, पांचाल को ऐसे याद रखनी है, 5 चाल, पांचाल को जब कोई 5 चाल चलेगा तो व्यक्ति कांप जाएगा। इसकी राजधानी है काम्पिल्य। सर ने आपको इसकी अहिछत्र भी बताई होगी। इसकी 2 राजधानियां, अहिछत्र और काम्पिल्य, मतलब कि दोनों के एक ही नाम है। फिर उसके बाद है वत्स। वत्स की राजधानी क्या है? वत्स की राजधानी है आपकी कौशाम्बी, कौशाम्बी से याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद है आपका सूरसेन। सूरसेन कहाँ? सूरसेन की राजधानी है आपकी मथुरा। तो जो सूर व्यक्ति थे मथुरा, कृष्ण जी, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कृष्ण जी जो कितने सूर व्यक्ति थे, तो इनकी राजधानी मथुरा है। फिर आपकी ये चेदी, चेदी आपकी राजधानी कहाँ है? बुंदेलखंड के क्षेत्र में पाई जाती है आपकी, ठीक है। और फिर आपका हुआ मल्ल। अब आपको मल्ल के लिए एक अच्छी ट्रिक बताते हैं। मल्ल, मल्ल मतलब आपको याद रखना है मल्ल युद्ध, कुश्ती। तो इसकी हो गई कुशावती,
कुश्ती से कुशावती। आप इनको एक बार देखिए, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। देखिए ये आ रहा तक्षशिला, गांधार भी आपका, ये दो क्षेत्र आपके ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के पास पड़ते हैं। कुरु, पांचाल, ठीक है, कौशाम्बी, कौशल, हाँ, अवंती, सूरसेन, मल्ल, चेदी, वैशाली, मगध, वज्जी, अंग, अश्मक। ये आपकी 15-16 लगभग पूरी मैप पे दिखाएंगे। आपको आगे भी जब आपको 12th की एनसीईआरटी क्लियर कराई जाएगी उसमें भी आपको पूरे महाजनपद 16 के 16 ट्रिक्स के साथ याद कराए जाएंगे। अभी आपको यूपी के 8 याद कराए जा रहे हैं, तब आपको 16 के 16 याद कराए जाएंगे। आप घबराइए मत, आपको पूरा विद ट्रिक्स के साथ आपको ऐसे याद कराया जाएगा कि आप एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखने के बाद ही आपको आ जाएगा कि अच्छा ये ऐसे ट्रिक थी इसकी, आपको सीधा ही याद आ जाएगा। आइए आगे दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। अब इस जनपद के राजा, तो जो महाजनपद के राजा थे, अब ये बड़े बड़े किलों का निर्माण करने लगे थे। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल दीवार, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करने लगे थे। ठीक है, इनकी व्यापक योजना ये आप पढ़ सकती हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये देखिए यहाँ हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चे इनके लिए अधिक परिश्रम करते थे। किसके लिए? ये जो बड़ी बड़ी दीवारें होती थी, इनकी मीनार सब बनाने के लिए अथक परिश्रम स्त्री पुरुष तथा बच्चे। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि उस टाइम बाल श्रम भी होने लगा था। यदि पूछा जाएगा कि महाजनपदों में बाल श्रम, कोई क्वेश्चन डाल के स्टेटमेंट डाल दे कि बाल श्रम होता था, तो बाल श्रम भी होता था, जो कि वैदिक काल में नहीं होता था। मतलब कि आप देखते हैं उत्तर वैदिक के बाद आपको ये बाल श्रम दिखाई देने लगता है, मतलब कि आपको नजर आने लगता है। आइए ये देखते हैं, कौशाम्बी की एक किले की दीवार है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास से मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 वर्ष पूर्व, लगभग की 500 बीसी। आपको बीसी एडी भी याद रखते चलना, एक बार करते जाएंगे, थोड़े दिन करेंगे, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। ये देखिए, ये रही आपकी ये वाली कौशाम्बी की दीवार रही है। मैप में भी देख, चित्र में भी देख सकते हैं आप। आइए अब आगे देखते हैं। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर 1 साल तक रखा जाता था। कुछ संभवतः आहत सिक्के भी आपका आरओ में पूछा गया है। आरओ में आहत सिक्के किसके बने होते थे? चांदी के आहत सिक्के बने होते थे या किस धातु के बने होते थे? इन सिक्कों के बारे में आप आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब कर लगाने लगे थे। पुराने मतलब कि ऋग्वेदिक काल में कर नहीं लगता था, क्योंकि राजा अपनी सेना भी नहीं रखता था। अब अगर जैसे यहाँ क्वेश्चन पहले ये देखते हैं, सेना भी नहीं रखता था, उसको कुछ वेतन भी नहीं देना होता था। अब जैसे ये क्वेश्चन भी अब बीच बीच में करते चलिए। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेख राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे? 2 कारण बताएं। अगर 2 कारण बताने हो कि महाजनपदों के राजा और ऋग्वेद, मतलब कि ऋग्वेदिक काल के राजा और उत्तर वैदिक काल के राजाओं में 2 क्या अंतर थे, 2 अंतर को हमें बताना है। तो पहला अंतर क्या था? ये स्थायी सेना रखने लगे थे। स्थायी सेना नहीं रखते थे, अब ये स्थायी सेना रखने लगी। पहले इनका चुनाव नहीं होता था, अब इनका चुनाव होने लगा है। मतलब कि राजा का चुनाव की पद्धति एक प्रकार से, कि पहले ये चुने जाते थे, अब उसके बाद राजा का बेटा राजा बनने लगा है। जैसे कि हम मगध में देखेंगे, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु का उदयन का बेटा महापद्मनंद। ऐसे पूरी सीरीज उनकी आने लगी थी। पहले उनका चुनाव होता था, अब राजा कर लेने लगा था। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी, जिसके लिए उन्हें वेतन देना पड़ता था। वेतन देने के लिए कर की जरूरत है, सीधा कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। अतः महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर उपहारों पर निर्भर न रहकर नियमित रूप से कर वसूलने लगे। चूंकि ऋग्वेदिक काल के लोग उपहारों पर निर्भर थे, अब जो उत्तर वैदिक काल के राजा थे वो उपहारों पर निर्भर ना रह के कर वसूलने लगे। अब कर किससे वसूलेंगे? कर देखिए फसलों पर वसूलेंगे। फसलों का 1/6 हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। कारीगरों के ऊपर कर लगाए, पशुपालकों, व्यापारियों, अखेटकों तथा संग्राहक, इन सबसे कर लिया जाते थे। चूंकि ऋग्वेदिक काल में कर नहीं लेते थे, उपहार लेते थे, अब इसमें कर लेने लगे हैं। अब यहाँ कृषि में परिवर्तन होने लगा है। इस कृषि में परिवर्तन ही सबसे बड़ी वजह थी कर लेने की। आइए आगे दिखाते भी हैं आपको। इस युग में कृषि क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। सबसे पहले हल के फाल, जो पहले लकड़ी के होते थे, हल के फाल पहले जो हल थे ना, हड़प्पा के समय जो आपको हल दिखा था, हल खिलौनों के रूप में दिखा था। हल अब पहले लकड़ी के होते थे, अब ये लोहे के होने लगे। और आपको लोहा पहले कहीं नहीं दिखा, इसी काल में आके आपको लोहा दिखा। तभी ये काल इतना, मतलब कि दूसरे नगरीय व्यवस्था तभी कही जाती थी इसको। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। कठोर जमीन को लकड़ी की फाल की तुलना में, चूंकि लकड़ी के फाल होते थे, लकड़ी के हल होते थे, टूट जाते थे, कमजोर खुदाई हो पाती थी। अब लोहे के फाल आ गए तो आसानी से न जोता जा सकता था। एक कारण ये हुआ, इससे फसलों की उपज बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई,
उसके बाद लोगों ने धान के पौधों का रोपण, पहले धान के बीज लगाते थे, धान के बीज छोड़ दिए, जैसे अब होता है ना धान के सीधे पौधे का रोपण किया जाता है। पहले नर्सरी में पौधों को उपजा लिया जाता है, फिर उसके बाद धान के पौधों का रोपण किया जाता है। अर्थात खेत में बिना बीज छिड़क कर धान उपजने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया जाता है। पहले की तुलना में ज़्यादा पौधे जीवित रहते हैं तो पैदावार, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कर भी बढ़ेगा। मतलब कि अब देख रहे हो आप कि सीधा सीधा जब आपका कृषि में परिवर्तन हो रहा है तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, कृषि अच्छी हो रही है, तो फिर उस प्रकार से कर भी बढ़ने लगा है। आइए आगे देखते हैं, सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं मगध का। दो ही सबसे मेन महाजनपदों में था आपको मगध और वज्जी, इन यही दो सबसे महाजनपद इंपॉर्टेंट थे। तो सबसे पहले हम आपके साथ मगध को देखते हैं। आइए मगध को देखते हैं। तो पहले मगध में देखते हैं, लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदियाँ, चूंकि गंगा और सोन नदियाँ आपको पिछली क्लास में दिखाया था, अमरकंटक से सोन यहाँ से निकलती है और जाके गंगा में मिल जाती है। तो जो गंगा में मिलने का क्षेत्र बनता है वो मगध का क्षेत्र बनता है। यहाँ से नर्मदा, वेनगंगा, पेनगंगा निकलती है, आपको पिछली क्लास में बताया। तो अब ये पिछली क्लास की भी, और जो आपको याद आता है ना, जैसे मान लो मुझे याद आया अब गंगा और सोन, तो आपको सबसे पहले अमरकंटक क्लिक करना चाहिए। अच्छा, अमरकंटक से सोन निकलती है, तो ऐसे क्लिक करेंगे ना तो आप इंटरलिंक करते जाएंगे चीज़ों को। अब आइए देखते हैं, जैसी नदियाँ ये मगध से होकर बहती थी, ये यातायात, ये ट्रांसपोर्ट, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। जंगलों में रहने के लिए हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में ले लिया जाता था। सबसे पहले आप देख रहे हो गंगा और सोन जैसी नदियाँ हैं इनके पास जंगल हैं जहाँ से इनको हाथी मिल जाते हैं। अब आगे देखते हैं, जंगल से लकड़ी मिल जाती है, गाड़ियाँ रथ बनाने के लिए लकड़ी मिल जाती है। लौह अयस्की की खदान है, लौह अयस्की महत्वपूर्ण खदान है जो कि पहले की सेना और मजबूत हथियार बनाने के लिए काम आते थे। तो इस प्रकार मगध एक मजबूत साम्राज्य, महाजनपद के रूप में उभरा। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु पैदा हुए, हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महात्मा पद्मनंद एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उस महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। ठीक है, उत्तर पश्चिमी भाग तक महापद्मनंद फैला लिए। बिहार में राजगीर कि राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। फिर ये क्वेश्चन भी आता है कि राजगृह से पाटलिपुत्र तक राजधानी किसने शिफ्ट करी। यहाँ ये नहीं दिया हुआ है, जबकि ये आरओ और कई एग्जाम पूछ चुका है। तो इसमें ये है उदयन। उदयन था किसका? अजातशत्रु का बेटा। अजातशत्रु का बेटा उदयन राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी शिफ्ट करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब उदयन के ही समय क्या है, एक घटना और बता देते हैं जो आपके आरओ में पूछी गई है। उदयन के ही समय कौशाम्बी में बौद्ध आए थे। उदयन के शासनकाल में ही कौशाम्बी में बौद्ध भ्रमण करने के लिए आए थे। 2300 साल पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था और ये भारत की ब्यास नदी तक आ गया। ये ऐसे क्वेश्चन है जो ग्रीन हाईलाइटेड है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट है। पहुंच गया था। अब उसकी मगध की सेना उसकी सेना मगध की ओर कूच करना चाहती थी। वो मगध की ओर कूच करने जा रहा था तो उसकी सेना ने मना कर दिया। क्यों? वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। तो इस वजह से वो लोग भी डर गए और उनने मगध के ऊपर आक्रमण करने का सपना छोड़ दिया। आगे देखते हैं। अब देखिए वज्जी देखते हैं। वज्जी में क्या देखते हैं हम? वज्जी में देखते हैं वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली या बिहार। वज्जी एक गढ़ या संघ था। गढ़ संघ का मतलब क्या है? जिसपे कई शासक शासन करते थे। प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है, किस तरह करना है, शत्रुओं पर आक्रमण कैसे करना है। सब बैठकर और मिलकर ही चर्चाएं की जाती थी। कोई एकमात्र राजा नहीं था इनका कि कोई एकमात्र राजा हो। ये सब मिल बैठकर ही अपने शासन चलाते थे। इसका एक और देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट दिखाते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वज्जी संघ में स्त्रियां, दास, कम्मकार मतलब मजदूर कि मजदूर इन सभाओं में हिस्सा लेते थे। स्टेटमेंट डाल देगा या क्वेश्चन ऐसा डाल देगा तो नहीं लेते थे ये। अब ये आपको बॉक्सेस देखिए ना, जो ये बॉक्सेस हुए, मैप्स हुए, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आपको ध्यान देना चाहिए। आइए देखते हैं। दीर्घ निकाय से वज्जी का यह वर्णन लिया गया है जो 2300 साल पहले का अजातशत्रु का। ये आप देख सकते हैं। उन्होंने अजातशत्रु ने कहा कि हम वज्जी पर अटैक करेंगे, तो उन्होंने बुद्ध के पास अपना एक सैनिक भेजा या सेना भेजी अपने मंत्री को कि हम उन पर अटैक करना चाहते हैं, इसके लिए आपका क्या सलाह है आपकी।
तो ये सब दिया गया है कि फिर बुद्ध ने मना कर दिया था कि यदि उनका शासन ऐसे ऐसे चल रहा है तो आप उन पर अटैक नहीं करेंगे, तो फिर उन्होंने त्याग दिया। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल तक चलता रहा। 1500 साल पहले मतलब कि 500 एडी, 500 एडी मतलब 1500 साल चलता रहा इनका। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ संघ पर विजय प्राप्त की। देखिए कब, उसके बाद मौर्योत्तर, उसके बाद गुप्तों ने उन पर विजय प्राप्त की, जिसके बारे में अध्याय 9 में हम पढ़ेंगे। आइए अब आपको इसकी एक्सरसाइज दिखाते हैं। एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। आप इसकी सोचते होंगे कि एक्सरसाइज ना करना पड़े, आपको इसकी एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको पूरा रिकॉल करा देती है। जैसे उपयोगी शब्द कोई फंस रहा है, मान लो राजा, अश्मिक, अश्मिक, यज्ञ, वर्ण, चार, जनपद, महाजनपद, महाजनपद, ठीक है, किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण, गढ़ या संघ। ये क्वेश्चन जो भी मतलब जो भी आपको उपयोगी शब्द फंसे, दोबारा देखिए आप कि अच्छा ये ऐसे शब्द था, हम फंस रहे हैं इसमें, सही गलत करना है। अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। सही है ये, सॉरी। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का, आपको पीछे बताया था, सारथी नहीं पुरोहित, पुरोहित मतलब उसके ऊपर पवित्र जल का छिड़काव करता है, तो ये गलत हो गया। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले। महल देखिए आपको बताया था, महल नहीं मिले, आम घर मिले। महल हड़प्पा में भी महल एक प्रकार से नहीं मिले, उनके प्रभावशाली घर थे लेकिन महल नहीं थे। चित्र धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। अनाज नहीं, ये महंगे मतलब कि अमीर घरों में पाया जाता था। अनाज रखेंगे ये नहीं, ये भी गलत है। महाजनपदों में बहुत सारे नगर किलावन थे। हाँ ये सही है आपका। तो अब ये भी एक्सरसाइज भी आपको करनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जो आपको एक्सरसाइज लगे वो आप कर सकते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपको कराई जा रही है। नए शासक 3000 वर्ष पहले, ये क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल हो गया आपका। आप पूरा फ्लो चार्ट देख रहे होंगे कि आपको कैसे वैदिक, उत्तर वैदिक, उससे पहले आपको हड़प्पा, प्रारंभिक मानव कैसे शुरुआत हुई, नवपाषाण काल, उसके पहले मध्यपाषाण, मध्यपाषाण से पहले पुरापाषाण काल, भीमबेटका, आपको सब कराया जा रहा है। महाजनपद की शुरुआत, सिकंदर का आक्रमण, दीर्घ निकाय, ये ऐसे आपको हाईलाइट करते जाना। जो इटैलिक फॉन्ट होते हैं आपको हाईलाइट करते रहिए आप अपने में भी। गढ़ संघों का अंत, ये भी आपको दिखाया जा रहा है। तो आइए अगला चैप्टर डिस्कस करते हैं, अध्याय 6, नए प्रश्न नए विचार। क्योंकि इस टाइम आते आते फसल और उपज में वृद्धि होने लगी थी, तो इस चैप्टर में हम धर्म और दर्शन की आपके साथ धर्म और दर्शन को डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं पिछले चैप्टर में हमने जैसे पढ़ा है कि इस चैप्टर में मतलब कि यहाँ उत्पादन बहुत अधिक होने लगा था। जब उत्पादन होने लगा था तो पेट भरा, कहते ना कि व्यक्ति का पेट भर जाता है, तो फिर उससे धर्म और दर्शन की चीज़ें दिखाई देने लगी कि जीवन का उद्देश्य क्या है। नए नए विचार आने लगे हैं कि ये जीवन मोह माया है। धर्म के बारे में हम व्यक्ति जीवन क्यों, मतलब व्यक्ति का जन्म क्यों होता है, ये सब कल्पनाएं, मतलब कल्पनाएं क्या, ये सब विचार उसके मन में जागने लगते हैं। तो इसी के बारे में आपको आगे डिस्कस करते हैं, दिखाते हैं। इसके जैसे इसी में बुद्ध हुए, जैन हुए, तो इसी चैप्टर में आपको दिखाते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। ये तो जानते ही हैं। 2500 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था, लगभग 563 बीसी में, 563 बीसी में, सॉरी 563 बीसी और 2500 वर्ष पूर्व, लगभग एग्जैक्ट 563 बीसी है और 2500 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहा था। जैसे कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ के आए। अब महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों साल के बाद फिर से नगर उभरे। हमने आपको हड़प्पा के समय बताया था कि यह प्रथम नगरीय सभ्यता थी, तो इसे हम मतलब कि द्वितीय नगरीय सभ्यता कहेंगे। अब जो वो प्रथम थी, तो ये द्वितीय नगरीय सभ्यता उभर रही थी। मगध, उसके बाद महाजनपद बन गया था, तो ये द्वितीय नगरीकरण की सभ्यता थी। बहुत से विचारक परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थों को भी जानना चाह रहे थे कि जीवन का सच्चा अर्थ क्या है। बुद्ध क्षत्रिय थे, शाक्य, ये आपको याद रखना है। शाक्य ये पूछ सकता है यारो, यूपीपीसीएस ऐसे क्वेश्चन उठा लेता है कि दे देगा बुद्ध क्षत्रिय थे, मतलब कि बुद्ध किस गण से संबंधित थे, तो डाल देगा शाक्य, या भी और भी डाल देगा लिच्छवी, और मतलब जो भी है। और ख़ासतौर से बुद्ध और जैन में ये बहुत कन्फ्यूज़न करता है। हर एग्ज़ाम में बुद्ध जैन से क्वेश्चन जरूर ही आता है। यूपीएससी का पेपर आप उठा के देख लो, ऐसा कोई साल नहीं जिसमें बुद्ध जैन से क्वेश्चन ना ही पूछा गया हो। घरों के सुखों को इन्होंने त्याग दिया था, तो घरों के सुखों के गृह त्याग को इनके महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग को इनके महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। अब इन्होंने घर के सुखों को त्याग दिया था। यूपीएससी ने इसी पर एक ऐसे पूछा है,
आपने देखा होगा, अगर ये आप देखेंगे, जीवन में दुख का कारण तृष्णा है, मतलब तृष्णा मतलब लालच, लालसाएं हैं। तो जीवन में दुख का कारण, ये एक स्टेटमेंट आया था केवल ऐसे में, जीवन में दुख का कारण तृष्णा है। ठीक है, इन्हों मतलब कि अगर बुद्ध ने कहा था कि अगर इन्हें त्याग देंगे तो हमें निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, निर्वाण प्राप्त हो जाएगा मतलब हमें। तो इतनी आसान बात लाइन को कहने के लिए, इतनी आसान लाइन को बुद्ध को कहने के लिए कई वर्ष लग गए कि जीवन में दुख का कारण तृष्णा है, और तृष्णा को त्यागने के लिए, मतलब कि इनको त्यागने के लिए, इनको अगर त्याग देंगे तो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा हमें। अब आगे देखते हैं। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोधगया बिहार में पीपल के, ये पूछ लेते पीपल के वृक्ष के नीचे, ये बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको, इनके जन्म को लेकर, इनके पीपल मतलब कि इन्हें कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, इन्होंने कहाँ प्रथम उपदेश दिया, कहाँ मृत्यु हुई, बहुत अच्छे से बारीक से देख के जाइए आप। ये डायरेक्ट बस थोड़ा सा याद रख लीजिए, बोधगया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, वाराणसी के निकट सारनाथ गए जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो इन्होंने पहली बार जब उपदेश दिया तो उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। आपको ये सर ने पीछे क्लासेस में कराया है पीवाईक्यू में, क्योंकि ये पूछा गया। मैं तो बस आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि यहाँ भी है ये। कुशीनारा में इनकी मृत्यु, वैसे लिखना अच्छा नहीं होगा, स्वर्गवास या निर्माण, जिसे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर और लोगों को मतलब यात्रा की और शिक्षा देने में अपना पूरा समय व्यतीत किया। तो ये तीनों आपको बहुत याद रखने हैं कि उन्हें कहाँ जन्म हुआ था, किस वंश के थे, और कहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, कहाँ उन्होंने तपस्या की या कहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और कहाँ उनकी मृत्यु या निर्माण प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। मतलब कि कष्ट कैसे, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मेरे बारे में ऐसा कर दिया, फलाना फलाना, ये सब दुखों से भरा हुआ है। और छोटे छोटे चीज़ों को लेकर हम रोने लगते हैं। ऐसी हमारी इच्छाएं और बुद्ध ने कहा है जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसी हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण होता है दुख। मतलब दुख हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण होता है, जो कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होती। ये बात कही ना हमने कि जो हम चाहते हैं पा लेते हैं, फिर भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं। हम साइकिल चाहते हैं, फिर उसके बाद हम बाइसिकल चाहते हैं, फिर उसके बाद हम कार चाहते हैं, कार के बाद फिर हम और इच्छाएं बढ़ती जाती, बड़ी कार, महंगी कार, फिर और इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हमारी। तो यही उन्होंने कहा। बुद्ध ने इसे लिप्सा या तृष्णा कहा है। तृष्णा वही लालच, जिसे लालसाएं, बुद्ध ने इसे तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि हमें आत्म संयम अपनाकर ही ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। आत्म संयम मतलब ज़्यादा जब सुखी हो इंसान तो बहुत ज़्यादा सुख ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी ना हो जाए, इतना उछलने लगे सुख में, और इतना दुखी ना हो जाए कि रोतुड़ की तरह रोना लगे। मतलब बहुत एक काम व्यक्ति रहना है कि ज़्यादा दुखी नहीं होना, ज़्यादा खुश नहीं होना है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खुशी में इतना पारा हाई हो गया कि बहुत इतने खुश हो कि कुछ भी करे जा रहे हो, इतने दुखी में कि ऐसे हो कि डिप्रेशन में चले जा रहे हो, ऐसे नहीं होना है। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन के आदर करने की भी शिक्षा दी है। वेस्टर्न मीडिया या वेस्टर्न वर्ल्ड अभी एनिमल राइट्स को ला रहा है, जबकि हम देखते हैं कितने प्राचीन समय से ही हमें बौद्ध हुए, जैनों ने तो यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों मच्छर तक को मारने के लिए मना किया है। यूपीएससी ने इस पे एक क्वेश्चन तक पूछा है, आप देखेंगे अगर तो इसी साल पूछा है कि बौद्धों ने कि मतलब कि निर्जीव वस्तुओं में भी आत्मा की बात कही है। यही क्वेश्चन पूछा है कि किसका ये कथन है, मतलब कि किस धर्म से किस संप्रदाय से संबंधित है, ये बताए। वे मानते हैं कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे कर्मों के परिणाम अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य प्राकृत भाषा में दी। प्राकृत भाषा में, क्योंकि प्राकृत सब लोगों को समझ आ जाती थी, इसलिए उन्होंने उसी भाषा में अपनी शिक्षा दी। अब यदि कहेंगे वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ, यदि आप बताएंगे ना कि वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ, पिछले ही चैप्टर में आपको बताया प्राक संस्कृत में वेदों की रचना हुई, और यहाँ प्राकृत भाषा है। प्राक संस्कृत से भिन्न है, ये पिछले में भी बताया गया था आपको। आइए दिखाते हैं, ये सारनाथ स्तूप है। आपको सर्वप्रथम उपदेश यहीं दिया था उन्होंने। ये आपका सारनाथ स्तूप है। आइए आगे देखते हैं। किस्सा गौतमी की ये बहुत बेहतरीन कहानी है, जो आप यदि ना सुनी हो तो आपको ये मतलब झकझोर देगी, एक प्रकार से समझाएगी कि जीवन का उद्देश्य इस एक प्रकार से क्या है, जिसे हम रोते रहते हैं जिसके लिए। तो मतलब कि बुद्ध के पास एक किस्सा गौतमी नाम की मतलब कि महिला पहुंचती है, उसका बच्चा मर जाता है, तो किसी से वह पूछती है कि मैं कैसे जीवित करूं, तो कोई उसे सलाह देता है कि आप बुद्ध के पास जाइए और बुद्ध आपको मतलब इसका कुछ ना कुछ समाधान जरूर करेंगे, वो आपको आपका बेटा वापस ला के देंगे। तो वो बुद्ध के पास जाती है। बुद्ध ने कहा
कि उसने कहा मेरे पुत्र को जीवित कर दो। ठीक है, बुद्ध ने कहा मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के बीज ला कर दो, मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन बुद्ध ने रोका। बुद्ध ने कहा बीज लाने के लिए एक शर्त है, ये बीज ऐसे ही घर से लाओगी जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, जहाँ भागी वहाँ गई। किसी के घर में माता पिता बहन भाई किसी की मृत्यु हुई थी, तो वो फिर समझ जाती है कि जीवन और मृत्यु का ये संगम है, ये चक्र है जो चलता रहता है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब देखिए उपनिषद के बारे में देखते हैं। इसी समय बहुत सारे अन्य चिंतक दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। इसी समय बहुत सारे चिंतक और दार्शनिक प्रश्न कौन से थे? मृत्यु के बाद का जीवन क्या है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, जीवन क्या है, यज्ञ के क्या फायदे हों, ये सारे क्वेश्चन। चूंकि पेट भर चुका था, मैंने बताया ना, तो अब ये सारे प्रश्न आने लगे थे दिमाग में। जब व्यक्ति भूखा होता है तो फिर उसको केवल रोटी दिखाई देती है, पेट भर चुका है, अब उसके बाद ये सारे प्रश्न, चिंतन मनन सब होने लगेंगे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी जानना चाहते थे, यज्ञ की उपयोगिता, फलाना, ये सब देख सकते हैं आप। ठीक है, उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म के सार्वभौमिक आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्म एक ही है। ये पॉइंट करने वाली आपकी बात है कि उपनिषदों में माना जाता है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। उपनिषदों में उपनिषद मतलब कि ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में। उपनिषद का मतलब क्या हुआ? गुरु के समीप बैठना। अगर पूछ दिया गुरु के समीप बैठने का किससे क्या अर्थ होता है उपनिषद, या ऐसे पूछ दो उपनिषद का क्या अर्थ हो सकता है, दोनों पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, ये आपके डायलॉग के फॉर्म में होते थे, मैंने ये कहा उनने वो कहा, ऐसे ऐसे डायलॉग के फॉर्म में चलता था। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं षड दर्शन के बारे में। ये आपको दिया गया षड दर्शन कौन कौन से, इसकी आपको एक बेहतरीन ट्रिक दिखाते हैं। देखिए आपको दिखाते हैं, जैसे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ऐसे ही उत्तर मीमांसा कहते हैं। अब जैसे सांख्य के आपको प्रवर्तक याद रखने हैं, या इनकी जैसे है ना, इनकी स्थापना क्रमशः ऋषि कणाद, गौतम, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ ट्रिक से बताया जा रहा है। जैसे कि सांख्य से क्या याद रखना है आपको? सांख्य के थे कौन थे? कपिल, तो आपको इससे कपिल देव याद रखना है। कपिल देव 1983 का वर्ल्ड कप, तो संख्या याद रखनी है 1983, तो आपको कपिल याद रह जाएगा। योग तो आपको इजीली याद रह जाएगा। योग के कौन थे? पतंजलि। योग के तो आप वैसे ही याद रख सकते हैं, पतंजलि बाबा रामदेव से। अब न्याय की देखिएगा, आप अच्छी ट्रिक दिखाते हैं। न्याय के वैसे तो है अक्षपद गौतम, आपको इसे याद रखना है गौतम गंभीर से, क्योंकि गौतम गंभीर कहता था 2011 के वर्ल्ड कप में सारा क्रेडिट धोनी को मिल गया, यूवी मुझे कुछ भी क्रेडिट नहीं मिला, मुझे न्याय नहीं मिला, ये हर जगह कहता ही रहता है। तो आपको न्याय से गौतम गंभीर याद रखना है। अब उसके बाद है आपका वैशेषिक का देखिए, जैसे आपको यहाँ दिखाते हैं कि वैशेषिक के आपके कौन थे? ऋषि कणाद, इनका एक नाम था उल्लूक कणाद भी। तो वैशेषिक विशेष व्यक्ति उल्लू से आपको याद रखना है, उल्लूक कणाद इनका नाम था, ऋषि कणाद थे। ठीक है, ये रात के समय ज़्यादा चिंतन मनन करते थे, इसलिए सबने इनका नाम उल्लूक रख दिया। तो आपको विशेष से ऐसे याद रखना है। ठीक है, मीमांसा आपको एक याद रखना है, जैमिनी मीमांसा के थे। अब आपके बाद क्या बचा हुआ है? वेदांत को आपको कैसे याद रखना है? वेदांत के थे व्यास। अब आपको रखना है वेद व्यास से याद, वेद और व्यास जिन्होंने हमारी महाभारत के रचयिता हैं। आपको याद, आप एक दो बार देखिए ना, एक दो बार, या खुद से जैसे नहीं हो रहा हो कोई अपनी ट्रिक बना के याद रखेंगे आप, ये षड दर्शन कभी नहीं भूलेंगे इसके बाद। और आपको बॉक्सेस मैंने बताया, बॉक्स हुए, मैप हुए और कोई डायग्राम दिया हो, ये आपको अच्छे से याद करने हैं। क्वेश्चन यहीं से पुटअप किए जाते हैं। ये बुद्धिमान भिखारी के बारे में बताया, जैसे कि पीछे आपने देखा होगा, पीछे की वीडियो में आपको बताया गया था 2 ऋषियों की कहानियों के बारे में। इस बार पैट ने पूछा था 2 नदियां ब्यास और सतलुज के बारे में, आपको पिछली वीडियो में आप देखेंगे बताया है। ठीक है, यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक एक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर आधारित है, जिसमें सोनक तथा अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौमिक आत्मा की बात करते हैं। फिर एक भिखारी उनसे कहता था कि आत्मा क्या है, मेरे अंदर भी तो आत्मा है, मुझे खाना दे दीजिए। ये सब कहानी दी गई है, एक बार आप पढ़ लीजिए, कभी क्वेश्चन कहीं से पुटअप हो जाए तो आप कर सकें, ताकि जैसे पेट में क्वेश्चन पूछ दिया, बाई चांस यूपीपीसीएस पूछ दे, आरओ पूछ दे, क्वेश्चन एनसीईआरटी से ऐसे ही उठाए जाते हैं। क्योंकि जब वो पढ़ते एक बार एनसीईआरटी को पलटते जाते हैं एग्जामिनर, उनको सबसे पहले मैप या डायग्राम यही दिखता है, तो मैप या डायग्राम से में से क्वेश्चन उठाना ईजी हो जाता है उनके लिए। एक लाइन को थोड़ा सा पढ़ना, डिटेल्ड पढ़ के उठाना थोड़ा टफ होता है, बट वहाँ से भी क्वेश्चन उठते हैं, आप देखेंगे जैसे आपको दिखाएंगे। तो जैसे आप ये देखिए, कभी कभी जैसे इन चर्चाओं में भाग लेने के लिए अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा, उपनिषद के बारे में बताया जा रहा है, ये भटकना नहीं है, उपनिषद के बारे में बताया जा रहा है।
कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। यूपीएससी ने भी इस पर एक क्वेश्चन पूछा है, अगर यूपीएससी प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, गार्गी, अपाला, घोषा, ये पूछेंगे कि ये क्या है, ये स्त्री विचारक किन से संबंधित हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें निर्धन व्यक्ति भी भाग लेते थे। इस तरह के प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जावाल के नाम से भी हैं। सत्यकाम जावाल इसकी दासी के नाम पर, माँ के नाम पर इसका नाम पड़ा है। इस जैसे भी उपनिषद के चिंतन मनन विचारकों में ये अपना भाग लेते थे। उपनिषद के कई विचारकों का विकास बाद के प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिसके बारे में अध्याय 7 में आगे भी पढ़ेंगे। शंकराचार्य ने इसके बाद के प्रसिद्ध विचारक रहे। व्याकरणविद पाणिनि, ये तो आप ऑलमोस्ट जानते ही होंगे। पाणिनि ने संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की, आप देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन अगर पूछते हैं, क्योंकि बॉक्सेस हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम कहाँ पहुँचते हैं, अब हमने बौद्ध पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया, षड दर्शन पढ़ लिए। षड दर्शन के बाद जैसे ही हम चलते हैं तो अब हम जैन धर्म के ऊपर चलते हैं। आपको पता है बौद्ध जैन से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, ये आप मेरी बात मान के चलिए। अब आपको दिखाते हैं कि जैसे सबसे पहले दिखाते हैं, आपको सर ने भी दिखाया है कि सबसे पहले बौद्धों जैनों के फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, आपके ऋषभनाथ थे। और आपको उनको संकेत भी दिखाया है, किस संकेत से उनको दिखाया गया है, इनको सांड जो है ना, इनका सांकेतिक चिन्ह है। उसके बाद आपको सारे दिखाए गए। फिर उसके 24वें तीर्थंकर महावीर हुए। महावीर का भी आपको सांकेतिक बताया गया। महावीर का किससे बताया गया है, शेर से। पिछली वीडियो में आप सर की जाइए, देखिए सर ने सारे ट्रिक्स के साथ आपको सारे तीर्थंकर, उनके चिन्ह सब बताया है। आइए एनसीईआरटी में देखते हैं। इसी युग में लगभग 2500 वर्ष लगभग वही 500 BC के आसपास, और बुद्ध का जन्म 563, मतलब बौद्ध और महावीर का, हम बुद्ध से याद रखते हैं, बुद्ध और महावीर का जन्म आसपास लगभग वही क्षेत्र है। पूर्व जैन के मतलब वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर जैन ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वे वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। यहाँ लिच्छवी आ गया, वहाँ आपको याद रखना, मैंने कहा था ना जैन और बौद्ध में आपको कंफ्यूज करेगा वो बहुत, तो आपको जैन और बौद्ध में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कि जैसे आपको बौद्ध करके दे दिया कि महावीर जैन का जन्म लिच्छवी परिवार में हुआ था और बौद्ध का जन्म आपका शाक्य परिवार में हुआ था, तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज कर देगा। जैन का शाक्य डाल देगा, महावीर जैन का शाक्य संप्रदाय शाक्य गढ़ डाल देगा, और किसका, गौतम बुद्ध का लिच्छवी कुल डाल देगा। ऐसे कंफ्यूज करता है। प्रीवियस ईयर में आप देखिए बुद्ध का जैन स्वाइप करता है, कोई चीज़ बौद्ध की होगी तो वो जैन में डाल देगा, जैन की होगी तो बौद्ध में डाल देगा। हम लोगों को लगेगा अच्छा पढ़ा हुआ है ही तो ये सही ही होगा। इन्होंने अहिंसा की बात की, किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाने की बात की, सभी जीव को जीना चाहते हैं। इससे क्वेश्चन भी इस बार आया है। 12th की एनसीईआरटी से डिट्टो उठाया, आपको 12th की जब एनसीईआरटी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। इस बार यूपीएससी के 8 से 10 एनसीईआरटी के क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछे गए हैं। लोग कह रहे थे कि बहुत टफ पेपर आया है। यदि ढंग से एनसीईआरटी को पढ़ा गया है ना तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन बाकायदा बने हुए हैं। इन्होंने भी प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए हैं। चोरी ना करने, अचौर्य, ब्रह्मचर्य जीवन की पालन करने का सलाह दी है। पुरुषों को वस्त्रों सहित त्याग देने का वही श्वेतांबर दिगंबर के बारे में कहा जा रहा है। ये आगे देखते हैं। इतना कठिन नियम होने के बाद भी हजारों व्यक्ति इनके जीवन शैली को अपनाने के लिए घरों को छोड़ दिया। अपने कई लोग अपने घरों पर ही रह रहे थे और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर रहे थे। आइए आपको पहले एक चीज़ और दिखाते हैं इससे। चलिए आपको आगे दिखाते हैं, पहले ये टॉपिक और कंप्लीट कर लेते हैं। किसानों ने नियम को, क्योंकि किसानों को कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था, इसलिए किसानों ने इन नियमों को, किसानों के लिए नियम मानना थोड़ा सा कठिन हो गया था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत में कई हिस्सों में, गुजरात जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में रही। पहले ये मौखिक वही चलता था, पहले डायलॉग, वार्तालाप, वही उपनिषद हैं, वही ऐसे ही इनकी शिक्षाएं चली, मौखिक रूप में चली। फिर धीरे धीरे इनकी शिक्षाएं प्रिंट होने लगी, ताड़पत्रों पे, अभिलेखों में फिर आने लगी। अब ये आपको यहाँ से दिखाते हैं जवाब, मैंने आपको रोका था ना। देखिए, वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के बल्लभी याद रखना, बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई हैं। और यहाँ दिया गया जैन शब्द का अर्थ है विजेता। आइए आपको इन्हीं 2 क्वेश्चनों को इस बार का पैट का पेपर दिखाते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये आपका पैट। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाता था, जिन का अर्थ क्या है? देखिए, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन, एक ही एनसीईआरटी से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट उठाए गए हैं।
तो दूसरा क्वेश्चन आप देखते हैं, महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित हो रही रही है। ये आपको एनसीईआरटी से 2 कॉपी पूरी लाइन की लाइन उठा ली गई है। मौखिक रूप से प्रसारित होती रही, इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था, वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो आपको ये वल्लभी गुजरात लगाना है। 2 क्वेश्चन एक ही पेज से, ऐसे आप कहते हैं, इसलिए एनसीईआरटी का महत्व ज़्यादा हो जाता है। आइए अब आपके साथ संघ के पास चलते हैं और समझते हैं कि संघ क्या था। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने एक संघ नामक संगठन बनाया, जिसने जैसे कि घर त्याग किया तो वो कहाँ रुकेंगे, एक संघ बनाया जिसमें सभी लोग जाति धर्म शिक्षा सब भूल के अपना एक ही साथ रहते थे, सब एक काम करते थे। अब आइए आपको दिखाते हैं आगे। ये क्वेश्चन भी जैसे पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है, कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो ये आपको इसको एक ट्रिक के साथ याद करा देते हैं। जो आपका नियम दिया गया है ना, जैसे आपको आ जाएगा कि नियम कहाँ दिया गया है, तो नियम को आपको एक कैसे याद रखना है, नियम विनय थोड़ा की राइमिंग मिल रही है ना, तो ऐसे आपको नियम से विनय याद रखना है। ऐसे ही आपका एक और है कि आपका सूत्र पिटक में क्या दिया गया है, सूत्र पिटक में आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन बन सकता है। तो सूत्र पिटक में आपको बुद्ध की जो शिक्षाएं दी गई ना, इन सभी का संकलन सूत्र पिटक में आपका दिया गया है। उसके बाद आप देखते हैं एक और है आपका अभिधम्म पिटक में आपका क्या दिया गया है, इसमें अभिधम्म पिटक में आपके दर्शन दिए गए हैं। तो अब देखिए सुत्त शिक्षा थोड़ा सा राइम कर रहा है, नियम विनय राइमिंग कर रहा है, और बचा हुआ अभिधम्म इसमें आपको दर्शन दिया गया है। आइए हाईलाइटेड लाइन डायरेक्ट देख के आगे चलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघों में ये सब आप पढ़ सकते हैं, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्यक्ति सभी संघ में प्रवेश ले सकते थे या नहीं। क्वेश्चन दे देगा दास संघों में प्रवेश नहीं ले सकते थे, तो ये आगे फिर ऐसा भी है, हालांकि संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले उन लोगों को राजा से, मतलब कि सबको अपने मालिकों से एक प्रकार से, लेकिन यहाँ स्त्री को अपने पति की अनुमति लेनी होती थी। तो आइए आगे देखते हैं। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री व पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे और दिन में एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर शिक्षा मांगते थे। अपने संघ में जीवन बिताया और फिर उसके बाद जो खाना और भिक्षा के लिए शहरों में जाते थे। आइए आगे देखते हैं। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी भी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा वे प्रायः बैठकें करके किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई और गणिकाओं का मतलब आपको समझना होगा। गणिकाओं मतलब होता है वैश्या। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, गणिका मतलब वैश्य, ऐसे भी डाल सकता है, वैश्या, दास, इन सभी को भी संघ में प्रवेश लेने की अनुमति थी या नहीं, मतलब इस टाइप से स्टेटमेंट बना के भी क्वेश्चन डाल सकता है। आगे देखते हैं, आपको बिहार के बारे में बताते हैं। बिहार जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल मतलब पूरे साल घूमते रहते थे। अब वो रुकने के लिए कहाँ रुकेंगे, वर्षा ऋतु या कोई ऐसा मौसम परिवर्तन हो गया जिसमें उन्हें रुकना होता था, तो बिहार बनाए जाते थे। ये अस्थायी निवास होते थे, पहाड़ी और प्राकृतिक क्षेत्रों को काटकर या गुफाओं को काटकर बनाए जाते थे। अब आपको दिखाते हैं, पहाड़ी को काटकर बनाई गई ये गुफा कारले भज, ये गुफाएं हैं भज। अब ये आप ये देखेंगे तो यूपीएससी ने इस बार फिर से 2023 में, आप कहते हैं ना क्वेश्चन कहाँ से, क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिया कारले की गुफाएं कहाँ हैं, मतलब कारले की गुफाएं किन के लिए हैं, भज की गुफाएं, सित्तनवास, ऐसी 3 स्टेटमेंट मतलब कि 3 डायग्राम बना के और मैचिंग दिए गए हैं आपको मैच करने के लिए। 3 ऐसे आप अगर प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एनसीईआरटी के, ठीक है। जिन्हें बिहार कहा जाता था, शरण स्थल बनाए गए जिन्हें बिहार कहा जाता था। आरंभिक बिहार लकड़ी के बनाए गए, बाद में इनका निर्माण ईंटों से करने लगे, ठीक है। ये आपको जैसे बॉक्स में दिखाते हैं, बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होता है। जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदियां अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं, तो मैंने बताया था ना, वर्ण श्रेणी परिवार सब त्याग देते हैं। ये स्टेटमेंट सीधा डाल देगा कि यह किस ग्रंथ या किस संप्रदाय से संबंधित है, बौद्ध, जैन, उपनिषद, ऐसे डाल देगा। स्टेटमेंट फंसाने के लिए आपको डाल देगा। अब ये प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। बिहार जैसे इस बार यूपीएससी ने स्तूप पूछ दिया है, स्तूप बौद्ध से संबंधित है, इसमें बौद्ध की अस्थियां रखी जाती हैं। ऐसे चैत्य बिहार के बारे में भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है।
ROA में आप देखेंगे, ROA में पूछा गया है। यूपी PCS के सारे एग्जाम्स में, यूपी के बहुत सारे एग्जाम्स में, क्योंकि ये यूपी बिहार से कनेक्टेड चीज़ें हैं, जैन बौद्ध ये उसी क्षेत्र की घटना है, इसलिए इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में साथ साथ बाहरी मतलब खुद के हिस्सों में ही फैला, जिसकी आपको यहीं दिखा देते हैं कि कहाँ फैला। देखिए सबसे पहले ये बिहार से लेके आपका मिडिल ईस्ट गया, फिर यहाँ से तिब्बत, चीन और आपका जापान, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ गया, फिर श्रीलंका, ये ऐसे पूरा आपका बौद्ध धर्म फैला। फिर उसके दो संप्रदाय बन गए, महायान का विकास हुआ, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति तथा कुछ संकेतों के माध्यम से महायान बुद्ध की मूर्तियां बनाने लगे। पीपल के पेड़ की मूर्ति पर दर्शाया गया। अब बुद्ध जबकि मूर्ति पूजा का विरोध एक प्रकार से करते थे, उन्होंने मूर्ति पूजा का सपोर्ट नहीं किया, लेकिन बाद में उन्हीं की स्वयं की मूर्तियां बनाई जाने लगीं, जो कि तक्षशिला मथुरा में बनाई जाने लगीं। बोधिसत्व में आस्था, ये दूसरा परिवर्तन हुआ। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में ये कोरिया तथा जापान तक। तो देखते हैं आप कितना दूर तक ये बौद्ध धर्म फैल गया था। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिण भारत में भी हुआ। बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनें गुफाएं भी खोदी गई हैं। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद, ये थेरवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। थेरवाद ये इस बार के ND और CDS दोनों में एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब आप देखेंगे थेरवाद, थेरी गाथा, ये सब थेरी गाथा ये सब किससे संबंधित है? ये बौद्ध से संबंधित। ये क्वेश्चन दिया गया है, प्रीवियस ईयर देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में भी दिया गया है, UPSC ने भी पूछा है। अब आपको तीर्थयात्री दिखाते हैं। सबसे पहले आपको एक तीर्थयात्री की बेहतरीन ट्रिक बताते हैं कि जो चाइनीज़ तीर्थयात्री थे इनकी आपको एक क्या ट्रिक्स याद रखनी है कि आप जिससे भूलें ना। तो चाइनीज़ तीर्थयात्रियों को फांसी हुई से याद रखना है। फा से फाहियान, फा से आपको याद रखना है फाहियान, सी से सिंगयुन, ठीक है, हु से वेनसांग और ई से आपका है इत्सिंग। आपको ये 4 रखने हैं। तो फाहियान, अब जैसे यहाँ देखिए फाहियान 1600 वर्ष पूर्व आया था, 1600 वर्ष पहले आया था फाहियान। वेनसांग 1400 वर्ष पहले, स्वेनसांग या वेनसांग एक ही है। इत्सिंग इस समय आया था। तो अब ये ऐसे याद रख सकते हैं। कभी कभी इसका सिक्वल पूछ सकता है, मतलब कि सिक्वल अरेंज करने के लिए पूछ सकता है कि दे देगा आपको इत्सिंग, सिंगयुंग, ठीक है, वेनसांग, फाहियान। इनके आने के क्रम को लगाइए, प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, ये आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है आपकी। कैसी? फांसी हुई, चीनी यात्रियों को यहाँ आके फांसी हुई, ये आपको ट्रिक ऐसे याद रखनी है। ट्रिक याद रखेंगे तो आप इसका पूरा अरेंज कर सकते हैं आप इसको। अब आपको नालंदा के बारे में देखना है। जैसे कि आपको नालंदा का पहले मतलब बताते हैं, ना प्लस आलम प्लस दा, नालंदा क्या अर्थ होता है? एक ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा ना हो। नालंदा का अर्थ है एक ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा ना हो, नालंदा का ये अर्थ है। ये एक शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। ये हुएनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया है। कितने बड़े बड़े लोगों ने इसमें अध्ययन किया है। नालंदा के बारे में आप तो पहले ही से जानते हैं कि नालंदा कितना बेहतरीन विश्वविद्यालय के रूप में एक प्रकार से इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में उभर रहा था। आगे देखते हैं, उसी हुएनसांग की किताब में बताया गया कि मठ के नियम काफ़ी सख्त थे। पूरा इसको नालंदा के बारे में हुएनसांग की किताब में बताया गया है। अब जैसे आपको पता है कि बख्तियार खिलजी जो राहुल श्रीभद्रा से थोड़ा सा मतलब उनके उपचार को लेके एक विरोध जैसा मान सकते हैं, उसकी वजह से बख्तियार खिलजी की कैसी जलन हुई और उसने पूरे मैन्यूस्क्रिप्ट्स, पूरी बुक्स, पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगा दी, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। धर्मगंज जो एक लाइब्रेरी का नाम था, पूरी लाइब्रेरी को जला दिया। आप समझ सकते हैं इसी से कि पूरी लाइब्रेरी जो है ना, वो बताते हैं कि 3 महीने तक, कहीं 3 महीने, कहीं 6 महीने तक बताया जाता है, 6 या 3 महीने तक जलती रही। क्यों जलती रही? कागज़ की नहीं बनी होती थी ना, क्योंकि लकड़ियों पे मतलब कि आपको पता है कि लकड़ियों पे लिखा जाता था, कैसे छाल पर, भुर्ज नामक पेड़ पर, कहीं पत्तों पर, छाल पर ऐसे लिखा जाता। तो लकड़ी एक प्रकार से थी, कितने टाइम तक जगी, बताते थे कि 9 लाख से ज़्यादा इसमें बुक्स थी। तो नालंदा के बारे में क्या कहा जाता था कि द्वारपाल पहले आपसे क्वेश्चन पूछते थे, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलती थी।
और जो ह्वेनसांग की बुक थी उसमें बताया था उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती थी, किन्हें, व्यक्तियों को, जो व्यक्ति वहां पढ़ने आते थे उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब वे द्वारपाल का सही उत्तर दे पाते थे, और 10 में से 7 से 8 सही उत्तर दे ही नहीं पाते थे, मतलब 2 से 3 व्यक्ति ही अंदर जा पाते थे। कितना उच्च स्तर था नालंदा यूनिवर्सिटी का, ठीक है, देख सकते हैं। तो आइए, ये यहाँ जीवन के 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये आप एक बार देख सकते हैं। उपयोगी शब्दों को देख लीजिए, क्या तृष्णा, ये सब, ठीक है। उसके बाद सही गलत देखिए, बुद्ध ने पशुबलि को बढ़ावा दिया, गलत है। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व हुआ, ठीक है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं होता, ये गलत है। उन्होंने कहा था कर्म हमारे जीवन में कहीं ना कहीं महत्व रखता है। बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है। उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है, ये भी ठीक है। तो इस प्रकार से आप महत्वपूर्ण तिथियां देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। तो आइए आपके साथ अगला पार्ट डिस्कस करते हैं, अध्याय 7, राज्य से साम्राज्य तक। पीछे हमने देखा कि किस प्रकार महाजनपद के रूप में मगध उभरा, हमने फिर बज्जी, गढ़ और संघ के रूप में इसे देखा, और देखा किस प्रकार से जनपद से महाजनपद के रूप में मगध जैसा विशाल साम्राज्य उभरा। आइए अब आगे इस अध्याय में हम देखेंगे किस प्रकार मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई, किस प्रकार अशोक का उद्भव हुआ, अशोक की कलिंग विजय के बारे में देखेंगे, अशोक की विरासतों के बारे में देखेंगे, मूर्तिकला के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए हाइलाइटेड पार्ट्स को जल्दी से देखते हैं। सारनाथ में एक विशाल स्तंभ स्थापित किया गया था, ये सारनाथ का विशाल स्तंभ है, जिसे अब संसद भवन के रूप में भी रखा गया है, संसद भवन में रखा गया है। इतिहास में महानतम राजाओं में से एक, अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा गया, यह समझने की कोशिश करते हैं कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया, कि राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। तो अशोक के दादा कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, और अशोक के पिताजी कौन थे, बिंदुसार, ठीक है। तो चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, तो ऐसे याद रखना है आपको। लगभग 2300 वर्ष पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता के लिए चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। ये अर्थशास्त्र बहुत पूछी जाती है, ये राजनीति पर लिखी गई एक पुस्तक है जिसे चाणक्य नामक एक व्यक्ति ने लिखी थी, जो बहुत ही बुद्धिमान पंडित था। साम्राज्य में बहुत से नगर थे, इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी व शिल्पकार रहते थे। अब देखिए आप वंश दिखाते हैं, ये ही है वंश, ये यहाँ वंश है। ये जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो ऐसे याद रखना है आपको। जब भी आप अशोक लिखेंगे, अगर आपको इनको तीनों का कालक्रम याद रखना है तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे। ये एक ट्रिक टाइप से समझ लीजिए कि चंद्रगुप्त, फिर उसके बाद उसका पिता मतलब बेटा बिंदुसार, अशोक के पिता बिंदुसार, तो चंद्र, बिंदु, अशोक, तीनों को आप एक लाइन से ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि आप फिर मौर्य और गुप्तों में कंफ्यूज नहीं होंगे। जब आपका चंद्रगुप्त आ जाएगा, समुद्रगुप्त आ जाएगा, तब उसके बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बिंदुसार इसलिए क्योंकि आपको बिंबिसार में भी कंफ्यूज होता होगा, बिंबिसार में भी फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मगध का बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे इस ट्रिक से। आइए आगे देखते हैं साम्राज्य। अच्छा, ये दिखाते हैं कि मौर्य काल आपका, जो आपका मौर्य काल था वो आपका 322 BC मतलब कि ईसा पूर्व से 185 BC ईसा पूर्व तक चला। आपका मौर्य काल इतने समय तक चला। और जब चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हरा के इस साम्राज्य की स्थापना करी थी, तो आप कहेंगे कि नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर, नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त और बिंदुसार को हम आगे विस्तार में भी पढ़ेंगे। यहाँ अशोक के बारे में ज़्यादा बताया गया है, ठीक है। ये देखिए साम्राज्य के बहुत बड़े हिस्से में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे,
ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं। साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। जैसे कि हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले, कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर वाणी, कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर वाणी, ये कहा जाता ना। तो आप बताएंगे एक कोस, यदि आपको बताएंगे एक कोस बराबर 3.22 किलोमीटर भी होता है। ये कहावत नहीं कही जाती है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। अब आपको दिखाते हैं ये मैप। ये मैप आपका बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, आप इस मैप को बहुत अच्छे से याद करके जाइए। इसका आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखिए जैसे ये आपका धौली रहा, जौगढ़, कलसी, एरगुड़ी। आइए आपको यूपीएससी का एक क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए यूपीएससी का 2022 का प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है। देखिए धौली उड़ीसा, ये सही है आपका। एरगुड़ी आंध्रा, जौगढ़ देखिए मध्य प्रदेश, जबकि जौगढ़ दिखाया गया उड़ीसा में, तो ये गलत है। कालसी कर्नाटक, जबकि कालसी उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है, तो ये भी गलत है। देखिए आपको ये कितना इजी क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट सही बन रहा था, तो इसमें केवल आपके 2 युग्म सही हो जाते हैं। ये मैप से आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको कई सारे एग्जाम्स में मिलेंगे। और आपको इसकी एक ट्रिक्स भी बता देते हैं, कुछ याद रखने की आपको एक ट्रिक बता देते हैं कि इसके कुछ महाशिलालेख हैं, जो मेन शिलालेख हैं, उनकी आपको एक छोटी सी एक ट्रिक बताते हैं। तो इसकी एक ट्रिक है, शाम को जो सोए वो गधा, शाम को जो सोता है वो गधा होता है। तो इसको कैसे ट्रिक को आपको करना है, देखिए शाम से आपका है शाहबाजगढ़ी, देखा आपका शाहबाजगढ़ी है। माँ से मानसेहरा शाम, को से कलसी, जो से आपका जौगढ़ हो गया, सो से सोपारा, ए से आपका येरगुड़ी हो गया, और गा से आपका गिरनार हो गया, धौ से आपका धौली हो गया। तो आप ये ट्रिक देखिए, इस ट्रिक से आपको ये मेजर जो इम्पोर्टेंट आपके ये साइट्स हैं ना, अभिलेख के प्राप्ति स्थल हैं, ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। शाम को जो सोए गधो, अगर वो भी हटाना चाहो तो शाम को जो सोए गधो। अब आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। और जैसे कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के 4 मेन साइट्स कौन सी थी, तो एक जैसे आप बता सकते हैं, यहाँ आपकी तक्षशिला थी, यहाँ आपकी तौसली जो कलिंग कहा जाता था, उत्तर मध्य भारत में आपकी उज्जैनी थी, साउथ भारत में स्वर्णगिरी थी। तो ये 4 मेजर मौर्य के स्थान थे। आइए अब आगे देखते हैं, राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर है, ये देखते हैं कि राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न था। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती थी, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती थी। दूसरा है, इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती थी। अब साम्राज्य का प्रशासन देखिए, सीधा देख सकते हैं, यहाँ संदेशवाहक थे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जासूस थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे या प्रांत थे, कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों पर सीधा शासन किया जाता था। जो प्रांतीय राजधानियाँ, मतलब कि राजधानी जो मेन राजधानी थी पाटलिपुत्र, उस पर राजा सीधा शासन करता था, और जो बाकी प्रांतीय राजधानी थी उन पर राजकुमार कुछ हद तक पाटलिपुत्र इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ का गवर्नर बना दिया था, तो राजकुमारों के द्वारा रखा जाता था उन पर नियंत्रण। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम में कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने व कीमती पत्थर के लिए। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मौर्य काल में उत्तर पश्चिम किसके लिए फेमस था। दक्षिण भारत तो ये आप ध्यान रखिए कि हर जगह ही सोने के लिए और कीमती वस्तुओं के लिए फेमस था। जैसे कि आप हड़प्पा में भी देखते होंगे, आपको बताया था केजीएफ से सोना, कर्नाटक से आपका गुजरात से कीमती पत्थर, और आपका राजस्थान से तांबा, अफगानिस्तान से टिन, यहाँ ला के ये कांसा बनाते थे इससे। तो ये कीमती पत्थर, कीमती धातु, कर्नाटक से सोना मेन मिलता था, स्टार्टिंग से ही मिल रहा है, अभी भी मिलता है। आप आइए देखते हैं, आप ये बॉक्सेस आपको बहुत अच्छे से देखना है, बॉक्सेस हुए और आपके मैप्स हुए, आपको अच्छे से करके जाना है। तो आप यहाँ कर और नजराना के बीच आप अंतर देख सकते हैं कि कर क्या होते हैं और नजराना क्या होता है। कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते हैं, वही नजराना अनियमित रूप से इकट्ठा किया जाता है। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से दे देते थे। कर एक जबरदस्ती वाली वस्तु थी कि कर देना ही देना है। नजराना स्वैच्छिक होता था कि स्वेच्छा से दिया जा रहा है।
जबकि कर आवश्यक था। राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज जो यूनानी सेल्यूकेटस निकेटर का राजदूत था, ये चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया से आया था। मेगास्थनीज ने इसका विवरण दिया कि राजा कैसे रहता था। राजा बख्तरबंद महिलाओं से घिरा रहता था ताकि इसको कोई मार ना दे, ऐसे टाइप से पूरा दिया गया है। अब देख सकते हैं आप कि ये घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने होते थे। पाटलिपुत्र का मोहनजोदड़ो से किस प्रकार से भिन्न था? तो बता सकते हैं कि मोहनजोदड़ो पकी हुई ईंटों से बना हुआ था, जबकि पाटलिपुत्र के घर कच्ची ईंटों से बने रहते थे। तो ये आप कंपैरिजन करके भी आ सकता है कि हड़प्पा और पाटलिपुत्र में ऐसे अंतर, प्रथम और द्वितीय नगरीय सभ्यता में प्रथम नगरीय सभ्यता के घर पकी हुई ईंटों से, द्वितीय नगरीकरण सभ्यता के घर कच्ची ईंटों से बने होते थे। ये आपका अशोक है। अशोक को आप हमेशा जब भी लिखेंगे तो आप चंद्र बिंदु में लिखेंगे, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और फिर अशोक, ऐसे आपको लिखना है ताकि जैसे आप लिखें ना तो भूलेंगे नहीं। तब देखते हैं अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ। अशोक का राज्याभिषेक आप देखते हैं 279 बीसी में हुआ, 279 बीसी में हुआ, ये आपको याद रखना है। अब इसके 8वें वर्ष, जैसे आपको पता होगा सर ने भी पीछे कराया है कि राज्याभिषेक के आपके 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग की विजय की, तो 261 बीसी में। आप बीसी देख रहे हैं, बीसी कम होता जाता है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। 8वें वर्ष 261 बीसी में इसने कलिंग की विजय की, और 10वें वर्ष बोध गया गया, ये आपको पीछे सर ने कराया है। 12वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा की, 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। तो आप ये पूरा याद रखेंगे, 10वें वर्ष, 12वें वर्ष। ये आपके आरओ एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पीछे ही क्लासेस में आप सर की देखेंगे, जो हिस्ट्री की क्लासेस पीवाईक्यू के लिए कराई जा रही हैं उसमें आप देखेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं और वो भी ट्रिक्स के साथ अच्छे से याद करा दिए गए हैं। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वैसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाए, प्राकृत और ब्राह्मणी लिपि में ही पहुंचाए। प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में ही अशोक ने अपने सभी शिलालेख, ज़्यादातर ब्राह्मी और प्राकृत में ही थे। और इन्होंने किसने खोजे, इन्हें ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्राकृत और ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने खोजा या पढ़ा गया, तो जेम्स प्रिंसेप। ये क्वेश्चन तो हर जगह मतलब वनडे एग्जाम और सभी एग्जाम में पूछा ही जाता है, प्राकृत और अशोक की ब्राह्मी लिपि किसने खोज की, जेम्स प्रिंसेप। तो अशोक का कलिंग युद्ध ये हमने देखा 261 बीसी, 8वें वर्ष राज्याभिषेक के। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम था। अशोक ने कलिंग जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा जिसे कलिंग युद्ध के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई पूरी तरीके से कि युद्ध क्यों लड़ा। उन्हें मतलब वितृष्णा का मतलब हमने पीछे देखा था लगाव होता है, तो वितृष्णा अलगाव कि मतलब अलगाव हो गया, एक क्षण गए उससे ये। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। अब इसके बाद कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख है ये। राजा बनने के 8 साल बाद कलिंग विजय पूरी दिया गया है कि कैसे 261 बीसी में इन्होंने कलिंग विजय की, 8वें वर्ष राज्याभिषेक के, धम्म पालन। तो ये बॉक्सेस आप एक बार देख लीजिए, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका। देखिए उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखिए, बिहार के रामपुरवा में मिले मौर्यकालीन स्तंभ का एक हिस्सा है। ये जो रामपुरवा में मिला हुआ एक वृषभ है, ये मौर्यकालीन स्तंभ का एक हिस्सा है जो उत्कृष्ट पॉलिशदार पत्थर से निर्मित है। आइए अब अशोक का धम्म देखते हैं। ये अशोक का धम्म है। अशोक के धम्म किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका यह कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को भी निर्देश दें। उन्होंने बताया जैसे कोई पिता अपने बच्चों को निर्देश देते हैं और उनके अच्छा व्यवहार करें उसके लिए शिक्षा देते हैं, वैसे ही अशोक पिता की भूमिका में आ गया था, अपनी प्रजा को एक शिक्षा देना चाहता था कि ताकि वो अच्छा व्यवहार कर सकें। ऐसी कई समस्याएं थी जिसके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और कई बार इसमें टकराहट पैदा हो जाती थी। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच झगड़े भी होते रहते थे। अशोक ने इसीलिए धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। तो आप देख सकते हैं। फिर देखिए ये देखते हैं, आगे सीधा देखते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र और ग्रीस में भी अपने दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को अशोक ने इसी कार्य के लिए श्रीलंका भेजा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, कई बार वनडे एग्जाम में पूछी भी गई और भी सही एग्जामों में पूछी जा सकती है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को अपने धम्म के प्रसार के लिए कहाँ भेजा,
तो आपको ये याद रखना है कि उन्होंने श्रीलंका भेजा था। आइए आगे देखते हैं। अपनी प्रजा के लिए अशोक का क्या संदेश था कि लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए वे बीमार होते हैं, बच्चों के विवाह, जन्म के समय, तभी वे अनुष्ठान करते हैं। तो अशोक ने कहा इस रीति को बदलने की जगह दूसरी रीतियों को माने तो ज़्यादा फलदायी होती है। दूसरी रीति क्या है? अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, बड़ों का आदर करें, सभी जीवों पर दया करें। एक प्रकार से जो अभी के SDG है ना, वही कि एनिमल राइट्स को प्रोटेक्ट करें, दासों पर मतलब किसी मानवाधिकार को रखें, जीवों पर दया करें, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान दें। अपने धर्म की प्रशंसा तथा दूसरे धर्म की निंदा करना दोनों ही गलत बातें। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है देखिए। आज का समय क्या है कि हम अपने धर्म की प्रशंसा के साथ दूसरे धर्म की निंदा करते हैं, जो नहीं करनी चाहिए। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा ना करना, दोनों ही बातें गलत हैं। निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर व्यक्ति को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश और आदर करना चाहिए। तो आइए आपको एक बार ऊपर ले चलते हैं। आपको ऊपर एक बार कलिंग युद्ध के बारे में कुछ और जानकारी बताते हैं। तो कलिंग युद्ध जैसे आप देखते हैं, अशोक के 14 बृहद शिलालेख थे। अशोक के 14 बृहद शिलालेख थे जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और सर ने आपको 14 के 14 आप में जो इंपॉर्टेंट शिलालेख हैं उसके आपको ट्रिक्स के साथ भी बताया है। तो ये कलिंग युद्ध आपका 13वें बृहद शिलालेख में दिया गया था। आपका कलिंग युद्ध 13वें बृहद शिलालेख में दिया है। और 12वें शिलालेख में क्या दिया है आपको? स्त्री महामात्र के बारे में बताया गया है। ऐसे ही आपको पूरे डिस्कस करे गए हैं। तो आप पीछे की वीडियोस देखिए, आप में उसमें बताएंगे कि 14 बृहद शिलालेख क्या है। ये आपके RO के PYQ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और RO के आगे के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये देखिए ब्राह्मणी लिपि रही। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मणी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। और आपने देखा है ब्राह्मणी लिपि और लिपि को किसने खोजा? आप पीछे देख रहे हैं कि ब्राह्मणी और प्राकृत जो लिपि है, प्राकृतिक भाषा, और ब्राह्मणी जो लिपि है इनकी, खरोष्ठी और ब्राह्मणी लिपि है अशोक की, इसको जेम्स प्रिंसेप ने खोजा था। इसको आपको बड़े अच्छे से याद रखना, ये कई बार पूछा जाता है। जेम्स प्रिंसेप, ब्राह्मणी और खरोष्ठी अरामाइक ब्राह्मणी, ये आपको पीछे की भी क्लासेस में बताया गया है। तो ये देखते हैं, आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं और लिपियों में देख सकते हैं। देखिए आरंभिक भाषा में, आरंभिक ब्राह्मणी में आ ऐसे लिखा जाता था, देवनागरी में आ ऐसे लिखा जाता है, बांग्ला में आ ऐसे लिखा जाता है, मलयालम, तमिल। तो ये आ के अक्षर को अलग अलग भाषाओं लिपियों में आप देख सकते हैं ये पूरा। अब आइए इसकी पूरी एक्सरसाइज कर लेते हैं। उपयोगी शब्द आपको बताया, जो इसमें कठिन लगे आप एक बार दोबारा देखिए। अब आइए देखते हैं कि सही और गलत भाग देख लेते हैं सीधे आपके। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के लिए मार्ग था। उज्जैन नहीं, ये तक्षशिला था, तो ये गलत है। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके में मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। आधुनिक जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है वो इसके इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। ठीक है, ये मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। पाकिस्तान में तक्षशिला कांधार तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे हुए, चंद्रगुप्त के नहीं लिखे हुए हैं, चाणक्य के विचार अर्थशास्त्र जो राजनीति के ऊपर पुस्तक है। अर्थशास्त्र से इकोनॉमिक्स नहीं समझना है, राजनीति की जो पुस्तक है वो चाणक्य की है, तो ये भी गलत होता है। कलिंग बंगाल का पुराना नाम नहीं, कलिंग उड़ीसा का पुराना नाम था। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में, ये भी ठीक है। ब्राह्मणी लिपि जेम्स प्रिंसेप ने खोजी थी। इसको आप बार बार याद करिए, ठीक है। अब आपकी जो भी है और आप आगे डिस्कस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने NCERT के लगभग आपके 7 से 8 चैप्टरों को कंप्लीट करा दिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए और आगे की भी वीडियो को आप फॉलो करते रहिए। हम RO ARO के लिए आपका पूरा फोकस्ड बैच चला रहे हैं आपके लिए। हिंदी की भी क्लासेस चल रही हैं, ज्योग्राफी हिस्ट्री के भी PYQ की भी क्लासेस चल रही हैं। क्योंकि आप देखते हैं RO ARO हुआ, UPPCS हुआ, इसमें PYQ प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार सेम टू सेम पैटर्न और बहुत हद तक तो डिट्टो क्वेश्चन भी कॉपी कर देते हैं। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं और RO ARA एग्जाम के लिए बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।